गाइस, सो दिस इज मंजित एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी के बारे में, जिसमें हम आरबीसी के इंट्रोडक्शन, उसके वैल्यूज और फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में देखेंगे। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में मैं लिख के बता रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ रही थी। तो इसलिए अभी मैं डायरेक्ट नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किया है उसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो रेड ब्लड सेल में हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसा हम लोग ने देखा था कि बॉडी फ्लूइड जो होते हैं वो दो चीज़ें कंटेन करते हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग ने तीन सेल्स देखे थे, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो जिसमें से हम आज बात करने वाले एरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, तो उसी में से क्या बताया गया कि जो आरबीसी होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी है उनको अपना कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर प्रोवाइड होता है। इनका जो वाइटल रोल है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में देखने को मिलता है। तो इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड फ्रॉम द जो CO2 है उसको फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द लंग्स कैरी आउट करते हैं। तो इस तरह वाइटल रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। उसके बाद हम आगे देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज के बारे में। तो जो नॉर्मल वैल्यूज होता है वो रेंज करता है बिटवीन 4.4 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो जो नॉर्मल रेंज होता है वो अबाउट 4 टू 5.5 मिलियन होता है। अभी फीमेल और मेल में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। मेल में जो इसकी वैल्यू होती है वो 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है, जबकि फीमेल में 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अब फीमेल में इसकी वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से पर मंथ जो ब्लड वॉल्यूम है डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है या फिर आरबीसी कंटेंट है वो भी डिक्रीज होते हैं। ओके, इसी कारण से जो फीमेल है उनमें 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक वैल्यू देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके बाद हम मॉर्फोलॉजी, सेकंड टॉपिक जो है वो मॉर्फोलॉजी है। इसमें हम बात करेंगे कि नॉर्मल शेप क्या होता है, उसके साइज क्या होते हैं, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का वो कैसा होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल शेप। तो जो नॉर्मल शेप होता है आरबीसी का वो डिस्क शेप्ड होता है, जो कि बाइकॉन्केव होता है। तो ये कैसा होता है, बाइकॉन्केव, इस शेप का होता है। ओके, और ये डंबल शेप भी बोल सकते हैं इसको। अब बाइकॉन्केव होने की वजह से क्या होता है, इसको मैकेनिकल एंड फंक्शनल एडवांटेजेस मिलते हैं। अब कौन कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज देखते हैं कि बाइकॉन्केव होने की वजह से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का उतना ज़्यादा थिकनेस न होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर सेल्स होते हैं। सेकेंड जो इसका हम एडवांटेजेस देखते हैं वो है लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है बाइकॉन्केव होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ द जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इजिली हो जाते हैं। थर्ड जो फंक्शन देखते हैं, मिनिमम टेंशन ऑफर्ड होता है। तो बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उस पर बहुत कम टेंशन प्रोवाइड होता है। एंड फोर्थ जो हम एडवांटेज देखते हैं वो है जब ये पास करता है, आरबीसी पास करते हैं थ्रू द माइन्यूट कैपिलरीज, तो ये क्या करते हैं, स्क्वीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी डैमेज नहीं होता और वो इजिली उसके थ्रू पास आउट हो जाता है। ओके, तो ये थे एडवांटेजेस आरबीसी के बाइकॉन्केव शेप होने की वजह से। अब हम बात करते हैं नॉर्मल साइज के बारे में। तो डायमीटर जो होता है वो 7.2 माइक्रोन मीटर होता है एंड इसकी वैल्यू रेंज करती है बिटवीन 6.9 टू 7.4 माइक्रोमीटर। इसका जो थिकनेस होता है वो पेरीफेरी पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पेरीफेरी पे थोड़ा थिकर होता है जिसकी वैल्यू 2.2 माइक्रोन मीटर होती है, एंड सेंटर में थोड़ा थिनर होता है जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोन मीटर होती है। ओके, एंड सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है एंड वॉल्यूम जो होता है इसका 85 टू 90 क्यूबिक माइक्रोन होता है। अब इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है एंड ये बना होता है एक्टिन से, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन से। ओके, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन है। अब इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पेक्ट्रिन के वजह से क्या होता है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे सेल डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब सेल अच्छे से फॉर्म नहीं होता, उसकी जो बाइकॉन्केविटी है वो लॉस हो जाती है, शेप जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल हो जाता है। फ्रेगाइल होने की वजह से जब भी ये कैपिलरी के थ्रू, जो एकदम पतली कैपिलरी से उसके थ्रू पास करता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जब इसमें स्पेक्ट्रिन
का एब्सेंस देख होता है। अब आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी के प्रॉपर्टीज में रोलेक्स फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड को ब्लड वेसल से बाहर निकाल दिया जाता है तो जो आरबीसी होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर लेते हैं। तो जो आरबीसी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एज अ कॉन्स्टैक पाइल हो जाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रोलेक्स फॉर्मेशन। और ये जब आरबीसी में या फिर बॉडी फ्लूइड्स में ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो रोलेक्स फॉर्मेशन को ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो फंक्शन हम देखते हैं या फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है आरबीसी की वो वेरी करती है बिटवीन 1.09 टू 1.101 ओके। एंड थर्ड जो प्रॉपर्टी देखते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम को बेसिकली डिफाइन किया जा सकता है कि परसेंटेज ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। ओके, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको हम हिमेटोक्रिट वैल्यू भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 45% होती है ब्लड के लिए एंड 55% होती है प्लाज्मा के लिए। अब जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं वो सस्पेंशन स्टेबिलिटी। तो अब सर्कुलेशन के समय क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो थ्रू आउट द ब्लड यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहता है। इसी प्रॉपर्टी को मतलब हर जगह ब्लड क्या होता है, फैला रहता है, सस्पेंडेड रहता है। तो इसी जो प्रॉपर्टी को हम सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ब्लड देखने को मिलता है आरबीसी। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं या फिर बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी के बारे में। तो जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है एक नॉर्मल आरबीसी का वो होता है अबाउट 120 डेज। ओके, अब जैसे इसका लाइफ टाइम कंप्लीट होता है या फिर सेनाइल हो जाता है आरबीसी तो वो क्या होता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर या फिर स्प्लीन में जाके वहाँ पे जब ये फ्रेगाइल हो जाने के कारण क्या होता है, जब भी वहाँ के रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स के कैपिलरीज से वो गुजरता है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रेगाइल होने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, जो सेनाइल या फिर ओल्ड आरबीसी होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द स्प्लीन में। ओके, इसी कारण स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ओके, अब डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन किस चीज़ों पे डिटरमाइन करता है या किस चीज़ों पे डिसाइड होता है, तो उसमें सबसे पहले जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो डिटरमाइन होता है बाय द रेडियो आइसोटॉप मेथड। तो जो रेडियो आइसोटॉप मेथड है इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आयरन एंड रेडियो एक्टिव क्रोमियम के थ्रू देखते हैं कि जो आरबीसी उसकी लाइफ स्पैन कितनी है। ओके, अब फेट ऑफ आरबीसी मतलब जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसके बाद मतलब कैसे कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, फिर उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, उन सभी स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे क्या होते हैं आरबीसी ओल्डर हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका फ्रेगाइल हो जाता है। फ्रेगाइल मतलब वीक हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, डायमीटर ऑफ कैपिलरीज लेसर और मोर इक्वल टू आरबीसी में जब वो पास होता है, जब वो किसी आरबीसी कैपिलरीज के थ्रू पास करता है जिसकी डायमीटर आरबीसी जितने हैं या फिर आरबीसी से कम है, तो यंगर आरबीसी जो होते हैं वो स्क्वीजिंग करके थ्रू द कैपिलरीज पास हो जाते हैं। लेकिन जो ओल्डर होते हैं वो फ्रेगाइल मेम्ब्रेन होने के कारण जब स्क्वीज करते वक्त वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ओके, एंड ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो मेनली किसमें अकर होता है, रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन में। जो कैपिलरीज होती है रेड पल्प ऑफ स्किन की उसमें होता है, क्योंकि यहाँ के जो डायमीटर होता है स्प्लेनिक कैपिलरी का वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जब वहाँ से स्क्वीज करते हैं रेड ब्लड सेल तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब उसके बाद देखते हैं तो जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं जिसमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है और फॉर्म करता है फ्रेगमेंटल पार्ट्स। ओके, अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, फैगोसाइटाइज्ड हो जाता है बाय द मैक्रोफेजेस। तो जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है ब्लड का आरबीसी का वो क्या करता है, मैक्रोफेजेस जो होते हैं या फिर कफर सेल्स जो लिवर में होते हैं उसके द्वारा फैगोसाइटाइज्ड हो जाता है। और स्प्लीन एंड बोन मैरो, तो स्प्लीन बोन मैरो और लिवर के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं या फिर मैक्रोफेजेस होते हैं, वो जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है उसको फैगोसाइटाइज कर लेते हैं। ओके, अब हम फेट देखते हैं। तो जैसे ही डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है स्प्लीन में तो वहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, एक आयरन पार्ट, एक ग्लोबिन पार्ट, एक पोरफायरिन पार्ट। ओके, तो जो आयरन पार्ट होता है वो एपोफेरिन के साथ मिलकर फेरिटिन बनाता है जो कि स्टोर्ड रहता है और बाद में नेक्स्ट हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रीयूज हो जाता है। उसी तरह ग्लोबिन जो होता है वो भी प्रोटीन पार्ट या फिर डिपोट में रहता है, प्रोटीन पूल में रहता है और स्टोर रहता है, बाद में वो भी यूज अब हो जाता है। एंड जो पोरफायरिन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में, और बिलिरुबिन को क्या करते हैं, जो लीवर होता है वो उसको अलॉन्ग विद द बाइल शरीर के बाहर एक्सक्रीट कर देता है। ओके,
अब जो डेली क्या होता है 10% ऑफ आरबीसी जो कि सेनाइल मतलब ओल्ड रहते हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं। डेली क्या होता है 10% ऑफ द नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम है या फिर आरबीसी वॉल्यूम है उसका 10% जो सेनाइल ओल्ड आरबीसी से वो क्या होता है डिस्ट्रॉयड होते हैं नॉर्मल अडल्ट में। अब इसका कॉज क्या होता है तो इसके रिलीज की वजह से 0.6 ग्राम पर डीएल ऑफ एचबी इन प्लाज्मा, तो ये क्या होते हैं डेली रिलीज होते रहते हैं। और जब ये डिस्ट्रॉयड होते हैं तो उससे अबाउट 0.9 टू 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ बिलिरुबिन रिलीज होता है ब्लड में। अब यहाँ तक हम लोग ने प्रॉपर्टीज और फेट ऑफ आरबीसीज देख लिया। अब आगे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसीज। तो बॉडी में आरबीसी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग ने देखा है कि वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। तो वो क्या करता है, लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो 97% ऑफ द ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ केमिकल नहीं सिर्फ फिजिकली वो उसके साथ रिएक्शन फॉर्म करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है जो कि ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। इसी की वजह से वो जैसे ही पार्शियल प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं तो वो उससे अलग हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है 97% जो ऑक्सीजन होता है वो लंग से जो हमारे ब्लड बॉडी टिश्यूज हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद सेकेंड जो फंक्शन देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। तो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो कार्बन रिलीज हुआ है बॉडी में या फिर बॉडी टिश्यू में वो क्या करता है ब्लड के साथ डिफ्यूज करता है और जो 30% ऑफ द CO2 होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बो हीमोग्लोबिन। एंड ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में 63% ऑफ CO3 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो जो जैसे यहाँ पे देखें 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करके ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे और 30% जो CO2 होता है वो फॉर्म करता है कार्बो हीमोग्लोबिन और वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड। एंड जो 63% होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में थ्रू द ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है टू द लंग्स। अब इसके बाद जो थर्ड फंक्शन की बात करते हैं तो जो थर्ड फंक्शन ब्लड का आरबीसी का होता है वो होता है बफरिंग एक्शन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एज अ गुड बफर एक्ट करता है, एक्ट एज अ गुड बफर, जिसकी वजह से वो क्या करता है रेगुलेट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। एंड फोर्थ फंक्शन हम देखते हैं ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। तो आरबीसी जो होते हैं वो क्या करते हैं एक एंटीजन अपने प्लाज्मा पे कंटेन करते हैं जैसे कि एंटीजन ए बी एंड RH फैक्टर को भी। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं ABO ब्लड ग्रुप ऐसे डिटरमाइन करते हैं जिसकी वजह से हम कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो पर्सन है वो कंपैटिबल है कि नहीं। तो इस तरह क्या है 4 फंक्शन हम लोग ने देखा कि ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन में, बफरिंग एक्शन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। ओके, अब हम देखते हैं वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसीज। तो वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ आरबीसीज मतलब जो आरबीसीज के नंबर है वो बॉडी में कैसे वेरी करते हैं। तो उसमें 2 चीज़ें देखते हैं, एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन एंड सेकंड जो होता है पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में और पैथोलॉजिकल मतलब जब कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जब वेरिएशन आता है तो उसे पैथोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में देखते हैं कि इंक्रीज कब होता है। तो इंक्रीज इन आरबीसी एज की वजह से होता है। तो एट बर्थ क्या होता है अबाउट 8 to 10 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड आरबीसी होता है हमारे ब्लड में, लेकिन विद इन द 10 days आफ्टर द बर्थ क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें 10 से 15 दिन के बीच में हमें एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस देखने को मिलता है क्योंकि एक्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो रहा है। तो जिसके वजह से बिलिरुबिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है, इसके कारण जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। सेकेंड जो हम फंक्शन देखते हैं इंक्रीज कब होता है तो सेक्स में। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड जो आरबीसी होता है लेस होता है इन फीमेल्स। जैसा कि मैंने बताया कि अंटिल अप टू द मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब तक मेनोपॉज नहीं हो जाता फीमेल्स में 4.5 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ओके, एंड बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है जो फीमेल होते हैं उनमें भी एज सेम एज मेल होता है आरबीसी काउंट। एंड थर्ड देखते हैं जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में आता है वो है हाई एल्टीट्यूड। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एयर में होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर कम रहता है। तो हमें रिस्पायर करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उसको
एडिक्वेट मात्रा में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिसके वजह से एचबी कंटेंट्स जो होते हैं ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो आरबीसी कंटेंट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इनहेबिटेंट ऑफ मार्टर्स जब अबाउट 10,000 फीट के ऊपर जाते हैं फ्रॉम द सी लेवल, तो जो आरबीसी की वैल्यू होती है अबाउट 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है जो कि स्टिमुलेट करता है किडनी को। तो किडनी क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है जो कि स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, और बोन मैरो क्या करता है, और ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस करता है और ज़्यादा आरबीसी को फॉर्म करता है। एंड फोर्थ जो हम वेरिएशन देखते हैं वो मस्कुलर एक्सरसाइज। जब हेवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर लिए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की मात्रा बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर वो ना हो तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, फटीग होने लगता है। तो उसको कम करने के लिए जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ जो देखते हैं हम कंडीशन वो है इमोशनल कंडीशन में। जब हम कोई एंग्जाइटी हो रही है तो इन सब में क्या होता है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्ट करता है और वो क्या करता है, कॉज करता है मोर फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज में। अब इंक्रीज्ड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे क्या होता है, आरबीसी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। एंड आफ्टर मील्स, तो आफ्टर मील्स क्या होता है, फूड के डाइजेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा आरबीसी के फॉर्मेशन होने लगते हैं। अब इंक्रीज इन आरबीसी काउंट के बाद हम देखते हैं डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। तो डिक्रीज किस किस इफेक्ट्स में होता है, किस किस रीजन की वजह से डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो जब डीप सी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन जो होता है ब्लड का हायर हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है। अब ड्यूरिंग स्लीप, तो ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके वजह से ऑक्सीजन जो रहता है उसका ट्रांसपोर्ट कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है उतने एक्सेस लेवल पे। तो इसलिए ड्यूरिंग स्लीप पे भी क्या होता है, जो आरबीसी लेवल होता है वो डिक्रीज होता है। अब प्रेगनेंसी के समय, तो प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, ईसीएफ वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा वॉल्यूम को। तो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, हीमोडाइलेशन कर देता है। तो हीमोडाइलेशन मतलब क्या होता है कि आरबीसी का कंटेंट कम हो गया, लेकिन प्लाज्मा का कंटेंट, जो प्लाज्मा बॉडी फ्लूइड्स में 55% होते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीमोडाइलेशन हो जाता है, एंड आरबीसी का कंटेंट्स रिलेटिवली यहाँ पे रियली कम नहीं हो रहा है, बस रिलेटिवली अकॉर्डिंग टू इन रिलेटिव टू द प्लाज्मा आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ तक था हमारा फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन, मतलब कौन से क्लिनिकल कंडीशंस में हमें आरबीसी की जो वैल्यू है वो बढ़ी या कम दिखती है। तो सबसे पहले हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है आरबीसी काउंट अबो द 7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये दो तरह के होते हैं, जो पॉलीसाइथेमिया होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। तो जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया है उसको हम पॉलीसाइथेमिया वेरा भी कहते हैं। ये इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो ये कैरेक्टराइज्ड बाय होता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट अबव 14 मिलियन। तो जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया है उसमें परसिस्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यूअस इंक्रीज होता रहता है आरबीसी काउंट, और ये अबव 14 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब चला जाता है। अब ये ऑलवेज एसोसिएटेड होता है इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट अबव 24,000। जो आरबीसी की काउंट नॉर्मल काउंट होती है 4,000 टू 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब, लेकिन इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जा रही है अब 24,000। मतलब जब भी आरबीसी काउंट इंक्रीज हो रहा है 14 मिलियन के ऊपर एंड डब्ल्यूबीसी काउंट भी साथ में उसके इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ये कब होता है, तो ये होता है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में, लाइक मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो। तो जब रेड बोन मैरो में मैलिग्नेंसी होती है तो ऐसे कंडीशन में हमें प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया में क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसमें एम्फाइजेमा मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, फिर कोजेनाइटल हार्ट डिसीज देखने को मिलते हैं, अराइजेरा डिसीज देखने को मिलती है, क्रॉनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होते हैं, मतलब ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का इनहेलेशन की वजह से ये देखने को मिलता है, फिर पॉइजनिंग बाय द केमिकल्स लाइक फॉस्फेरस एंड आर्सेनिक के जब ऐसे मेटल्स की वजह से जब पॉइजनिंग होती है तो फिर हमें सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ रिपीटेड माइल्ड हेमरेज, अब किसी भी तरह के हेमरेज होने की वजह से बार बार हेमरेज होने की वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो
पॉलीसाइथेमिया में हम लोग ने देखा अबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। अब हम सेकंड जो पैथोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं वो है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, अबनॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। उसमें इंक्रीज हो रहा था, इसमें अबनॉर्मल डिक्रीज होता है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन आ जाते हैं साइज ऑफ द आरबीसीस में। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, साइज ऑफ आरबीसीस इन द वेनस ब्लड क्या होता है, स्लाइटली लार्जर देन द आर्टेरियल ब्लड। तो एनीमिया जब होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या देखते हैं कि जो वेनस ब्लड होते हैं उसमें जो आरबीसीस होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द आर्टेरियल ब्लड। ओके, अब वेरिएशन कैसे कैसे होते हैं, तो माइक्रोसाइट्स मतलब स्मॉलर हो जाते हैं आरबीसी देन द नॉर्मल, मैक्रोसाइट्स लार्जर हो जाते हैं, अनआइसोसाइट्स। इस तरह से 3 तरह के एनीमिया देखने को मिलते हैं। अनआइसोसाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के देखने को मिलते हैं आरबीसीस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोसाइट्स। तो माइक्रोसाइट्स में किस कारण होता है, किन किन कॉजेस की वजह से होता है, तो 3 तरह के जो माइक्रोसाइट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एक आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसमें, फिर प्रोलॉन्ग्ड फोर्स्ड ब्रीदिंग, जब बहुत ज़्यादा देर तक फोर्स्ड ब्रीदिंग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें एनीमिया देखने को मिलता है। एंड थर्ड जो होता है इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, जब ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड बढ़ जाता है तो ऐसे में हमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। उसके बाद हम मैक्रोसाइटिक्स, मतलब इसमें क्या होता है कि जो आरबीसीस होते हैं वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस किस केसेस में होता है, तो सबसे पहले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है और डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि जो आरबीसीस हैं उनके साइज बढ़ गए हैं एंड डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर में भी। एंड थर्ड जो होता है वो अनआइसोसाइट्स होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है अलग अलग डिफरेंट साइजेस के आरबीसीस देखने को मिलते हैं। तो ये किस में होता है, ये परनीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन शेप ऑफ द आरबीसीस। तो कैसे कैसे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशन में। तो शेप्स अल्टर्ड होता है मेनी कंडीशंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में। जैसे आइसोसाइट्स में क्या होता है, जैसे बताया गया है कि अलग अलग साइज देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्रीनेशन। तो क्रीनेशन में क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाता है, जो आरबीसीस होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंकेज होने की वजह से आरबीसी का नॉर्मल साइज ऐसे होने की जगह ये ऐसे हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं। ओके, तो श्रिंकेज क्यों होता है, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। तो हाइपरटोनिक कंडीशन जब होते हैं तो जो आरबीसीस के जो साइटोप्लाज्म में जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्मा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर जाता है। साथ ही साथ क्या देखते हैं स्फेरोसाइट, तो इसमें क्या होता है ग्लोबुलर इन हाइपोटोनिक कंडीशन में होता है। ये क्या होता है हाइपरटोनिक में। अब ये स्फेरोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, वो बाइकॉन्केव न रह के वो स्फेयर शेप का हो जाता है। ओके, एलिप्टोसाइटोसिस, तो इसमें क्या होता है इलेप्टिकल शेप का हो जाता है आरबीसी। फिर सिकल सेल, तो सिकल सेल एनीमिया में जैसे देखते हैं कि क्रिसेंट्रिक हाफ मून शेप्ड हो जाता है। पॉइकिलोसाइट्स मतलब अनयूजुअल शेप्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या फिर शेप्स देखने को मिलते हैं आरबीसी के। अब बात करते हैं वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले पंक्चुअल बेसोफिलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉट्स ऑफ बेसोफिलिक जो मटेरियल्स होते हैं या फिर पॉरफायरिन होते हैं, उसके क्या होते हैं डॉट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम पंक्चुएट बेसोफिलिज्म कहते हैं। ये किसमें होता है, लीड पॉइजनिंग, जो पीबी है मतलब लीड एलिमेंट के पॉइजनिंग की वजह से हमें पंक्चुएट बेसोफिलिज्म देखने को मिलता है। अब रिंग इन आरबीसी फॉर्म देखने को मिलता है। रिंग या फिर ट्विस्टेड स्टैंड जो होते हैं वो बेसोफिलिक मटेरियल्स के अपीयर होते हैं इन द पेरीफेरी ऑफ आरबीसी। जो आरबीसी का पेरीफेरी होता है, ये आपके आरबीसी हो गए, तो इनके जो पेरीफेरी में होते हैं वहाँ पे रिंग लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसे हम लोग गॉबलेट रिंग भी कहते हैं। ये किसमें होता है, तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में देखने को मिलता है। अब हॉवेस जॉली बॉडीज की बात करें तो जो कुछ न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्टोप्लाज्म ऑफ द आरबीसीज इन सर्टेन। तो जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्टोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं इन सर्टेन एनीमियास। इन जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको ही हम हॉली जॉली बॉडीज कहते हैं। पे हमारा आरबीसी टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड अगर आपको वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियोस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।